नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, इंदौर के कृषि महाविद्यालय में रैंकिंग के मामले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते हुए पैदल मार्च किया, तिलकनगर थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज के डीन भरत सिंह पर अनुचित जाति के छात्रों के प्रति अपशब्द कहने का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि रैंकिंग के मामले में जो कार्रवाई की गई है वह पूरी तरह से अनुचित है और इसमें पक्षपात किया गया है। 100 से अधिक छात्र धरने पर बैठ गए और डीन पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी अलर्ट हो गई है और छात्रों को शांत करने का प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक डीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस घटना के बाद कॉलेज परिसर में तनाव बना हुआ है। वेलफेयर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मुझे कल शाम को पता चला कि मेरे खिलाफ इसने एफआईआर दर्ज करवाई है कि शासकीय काम, जबकि हम एसीपी महोदय से उस टाइम मिले, इसकी जांच की पूरी दी थी जानकारी। चूंकि ये मुद्दा डाइवर्ट करना चाहता है मेरे नाम पे, लेकिन इसीलिए हम आए थे कि उसके नाम पे भी ये रात को बच्चों को धमकाने भी गया था हॉस्टल में पीछे के दरवाजे से, और जाति सूचक शब्दों का बच्चों के साथ प्रयोग किया। बच्चों को धमकाया कि तुमको रहने लायक नहीं छोड़ूंगा अगर ये बार बार ऐसे इनके साथ खड़े रहे। तो ये सारी मुद्दे थे। तो हम कलेक्टर के पहले तिलकनगर थाने में आए थे कि आपने हमारे खिलाफ कैसे एफआईआर की। सबसे पहले इस डीन के जो चरित्रहीन डीन है इसके खिलाफ एफआईआर करो, इसने जाति सूचक। तो इन चीज़ों को लेकर हम कल यहाँ एसीपी और टीआई से मिलने आए थे और हम चाह रहे हैं कि 2 दिन का हम इनको समय दे रहे हैं कि एफआईआर करें, जांच करें और इस पर एफआईआर करें, और नहीं तो हम अभी कलेक्टर पे भी जा रहे हैं और हमारा धरना तब तक चलता रहेगा ये जब तक डीन हटे ना। ये यहाँ के वापस से यहीं पे आके धरना देंगे और पूरा तिलकनगर थाना घेराव। देखिए, कृषि कॉलेज के जो अधिष्ठाता हैं, जो कृषि कॉलेज के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा एक कल आवेदन दिया गया था जिस पर एक कॉलेज के पूर्व छात्र के विरुद्ध एक एफआईआर की हुई है। उस एफआईआर के विरुद्ध में कुछ छात्र यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनका कॉलेज के डीन से कुछ समय से गतिरोध चल रहा है, जिसके विरोध में उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है कि जो एफआईआर की है वो गलत है और हम ये एफआईआर कराना चाह रहे हैं डीन के विरुद्ध। दरअसल ये एफआईआर जो है वो कॉलेज के पूर्व छात्र के ऊपर ही हुई है। कॉलेज के किसी छात्र का इस समय पर नाम नहीं। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान इंदौर के मोरसली गली में प्रशासन ने अवैध ज्वेलरी कारखाने पर कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि कारखाने में 14 से 17 वर्ष के नाबालिग बच्चे काम कर रहे थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में कमर्शियल गैस सिलेंडर भी मिले, जिससे सुरक्षा मानकों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। कलेक्टर आशीष सिंह ने एक दिन पहले ही फायर सेफ्टी अभियान की घोषणा की थी, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कारखाने को सील कर दिया और मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी है। कलेक्टर सर के निर्देशन में हमारे द्वारा पुलिस, नगर निगम की फायर सुरक्षा टीम, फूड सेफ्टी की टीम और श्रम विभाग की टीम के साथ आज अग्निशमन सुरक्षा मानकों की जांच के लिए कार्रवाई की गई है। हाँ, हमने आज यहाँ पे 3 जगह किया हुआ है अभी तक में। पहला मोरसली गली में साईं कृपा मेटल्स के यहाँ पे की है और दूसरी भी उन्हीं के पास में की है। साईं कृपा में हमको उनके द्वारा जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स थे उसके कनेक्शंस, इनसिक्योर कनेक्शंस देके छोटे छोटे डेस्क पे और 4 मंजिला भवनों में ये कार्य किया जा रहा था, जो अग्नि सुरक्षा मापदंडों के अनुसार किसी भी समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना कारित कर सकते। बता दें आपको अगली खबर, इंदौर के महालक्ष्मी नगर स्थित ट्रांसजेंडर शेल्टर होम में कुछ किन्नरों ने घुसकर वहां रह रहे ट्रांसजेंडरों के साथ मारपीट की और शेल्टर होम को हटाने की धमकी दी। शेल्टर होम की मैनेजर संध्या घावनी ने बताया कि घटना 26 मार्च को हुई, जिसमें निवासियों और कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक चोटें आई हैं। यह शेल्टर होम ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मध्य प्रदेश का पहला पुनरावास केंद्र है। प्रबंधन ने कलेक्टर आशीष सिंह को शिकायत सौंपी की सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पूरा मामला ये है कि हमारा शेल्टर होम है ट्रांसजेंडर्स में महालक्ष्मी नगर में मेरा कुन्मा शेल्टर होम है, जिसमें ट्रांसमैन और ट्रांसवुमेन और नॉन बाइनरी पर्सन रहते हैं। तो उसमें वहाँ पर कुन्नर समुदाय के लोग आए, क्योंकि वो पहले से नज़र रखे हुए थे और हमारे कुछ लोग कोचिंग जा रहे थे, तो उनको वहाँ पे उन्होंने पकड़ा, उनके साथ मारा कुटी की। फिर वो लोग जब भटके आए तो वो ऑफिस आ गए और फिर उन्होंने ऑफिस में आकर अपना उग्र रूप दिखाया, नंगे हुए वो गाली गलौज किया और शेल्टर होम बंद करने के लिए बोला और बोलते हैं कि 2 दिन में शेल्टर ये बंद कर दो, नहीं तो हम बुलडोजर चला देंगे। तो उसी की मांग, हमारी सुरक्षा की मांग के लिए हम जब लसुलिया थाना गए थे
तो वहाँ पे भी केवल आश्वासन दिया गया, एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास एविडेंस थे, वीडियो है, फिर भी एफआईआर नहीं हुई। इसी की गुहार के लिए हम कलेक्टर कार्यालय में आज आए थे कि दोषी व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई। हाँ, हम कल दोपहर में हमारी कोचिंग में फेयरवेल था, जिस वजह से हम पार्टिसिपेट करने के लिए कोचिंग जा रहे थे। कोचिंग आपकी है? हाँ, मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स है जो पाटलिपुरा साइड है। कौन सी कोचिंग का नाम क्या है? ब्यूटिशियन क्या हुआ था फिर? हम जब कोचिंग जा रहे थे तो वहाँ पे हिजड़ा कल्चर के लोग आके हमें देखा, तो हमें पकड़ के बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मारा, और वो हमें उनके साथ लेके जाने वाले थे, लेकिन वो मार रहे थे, तब तक हम भाग के दोनों हमारे शेल्टर होम में आए, और वो हमारे पीछे पीछे हमारे शेल्टर होम में भी आ गए। मेरी फ्रेंड थी, क्या नाम है उनका? नेत्रा। क्या करा आपको, क्या बोलते हो लोग? उनका कहना ये है कि हम उनकी तरफ बधाई बस्ती मांगते हैं, जो हम लड़कियों की तरह रहते हैं, तो ये अधिकार उनको नहीं है कि वो हमें सिखाएं कि हमें किस तरीके से रहना है, और हम उनकी तरफ भीख नहीं मांगते। थाली टोके कमाना हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें पढ़ लिख के खुद कमा के खुद का खाना अच्छा लगता है। तो वही रुककर अगली खबर की ओर, भाजपा ने बिहार चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि अन्य राज्यों के से कार्यकर्ताओं को बिहार भेजा जाएगा। पार्टी के कई कार्यकर्ता जो मूल रूप से बिहार के हैं, वे अपने क्षेत्रों में जाकर प्रचार करेंगे। भाजपा का उद्देश्य चुनाव में जीत हासिल करना और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सदैव कार्य पद्धति रही है कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, अन्य राज्य वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं और उस जीत के महायज्ञ में अपनी आहुति सुनिश्चित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बिहार के कई साथी यहाँ पर रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कई मूलतः बिहार से आते हैं। ऐसे में सभी कार्यकर्ता संगठन के आह्वान पर वहां जाएंगे, अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्रवाद को और विकासवाद को मजबूत करने का कार्य करेंगे। विधानसभा के पूर्व रुकते अगली खबर की ओर, भोपाल के बाबरिया कला चौक पर एक नई शराब दुकान खुलने से रहवासियों में आक्रोश है। यह दुकान अस्पताल और कॉलोनियों के पास स्थित है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। जैसे ही लोगों को दुकान खुलने की खबर मिली, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि अस्पताल और धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकान खोलना गलत है और इससे सामाजिक माहौल बिगड़ सकता है। रहवासियों ने प्रशासन से दुकान को हटाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि इसे बंद नहीं किया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। दिक्कत ये है कि आज सुबह में पता चला कि किसी ठेकेदार द्वारा यहाँ शराब की दुकान खोली जा रही है। तभी आप पूछा उस ड्राइवर से, जेसीबी वाले से, उसने कहा मैं सोम वाले का ठेकेदार हूँ। हमने कहा परमिशन है मेरे पास, परमिशन कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि ये जगह सीपीए की ऑलरेडी ग्रीन बेल्ट है। हमने मकान लिए थे, बताया गया था सर्विस रोड बगल में, इसको कुछ पेड़ काट के जेसीबी चला के ये क्लीन कर दिया और वो बोले हम दुकान तो खोलेंगे। जब हमारे यहाँ के ज़्यादा लोग आए तब वो भाग गया यहाँ से। फिर पार्षद पति को बुलाया, वो भी आश्वासन देगा कि दुकान नहीं खुल पाएगी। ताकि हम विधायक माननीय विधायक से मिलने वाले हैं, कलेक्टर साहब ने आवेदन दिया है, हम थाने से शिकायत करेंगे पेड़ कट इसकी। हमारी कॉलोनी में 800-900 लोग हैं, आसपास 10-12 लोग यहाँ रहते हैं, पास में हॉस्पिटल भी है। वो सारे कॉलोनी बच्चे, बस स्टैंड नहीं है तो सारी महिलाएं बच्चों सुबह छोड़ने आती है, शाम को लेने आती है। क्या हाल होगा जब दुकान खुल जाएगी, सोचिए आप। ये दारू की दुकान खोली जा रही है जो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ये एरिया ग्रीन बेल्ट एरिया है, सारी हरियाली यहाँ की काट दी है। मैं ये कहना चाहती हूँ जिसके परमिशन से काटेंगे। दूसरा, अगर यहाँ दारू की दुकान खुलती है तो सभी के लिए असुरक्षा की भाव पैदा होगी, असुरक्षित माहौल महिलाओं की दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं होगा। दिक्कत यही है कि यहाँ 22 साल से हम लोग निवास कर रहे हैं। पिछले 22 साल से हम लोग निवास कर रहे हैं यहाँ। इस तरह की कोई भी दुकान इस एरिया में नहीं खुलनी चाहिए थी, ना खुलनी चाहिए। ग्रीन बेल्ट एरिया है पूरा, बच्चों के खेलने की जगह है, बच्चे स्कूल बसेस यहाँ से जाती हैं। साइड की रोड पे भी अतिक्रमण होने जा रहा है, होता जा रहा है, उसको रोका जाए। शराब की दुकान खुलने से हम लोगों की डेली की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, पड़ोसी भी आसपास से नहीं रह पाएंगे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में पूर्व की सरकार चल रही है, कर्ज, क्राइम, करप्शन और कमीशन। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है और आम जनता माफिया राज में पिस रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है कि क्या जनता ने उन्हें इसी के लिए सत्ता सौंपी थी। मध्य प्रदेश में इस समय 4K की सरकार चल रही है। कर्ज, क्राइम, करप्शन और कमीशन का खेल पूरा मध्य प्रदेश में जारी है और बदस्तूर जारी है, और इसका दंश किस तरह से आम आदमी को पीड़ित कर रहा है, ये आए दिन हम समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली खबरों में देखते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के भ्रष्ट शासन की और भ्रष्ट तंत्र की। पिछले एक वर्ष में 280 से अधिक सरकारी अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, और जबकि 2025 की बात करें तो 150 से अधिक
सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। हाल ही की घटना अभी देवास जिले के सोनकच्छ में देखने को आई, जब एमपीईबी के अधीक्षक यंत्री खुलेआम रिश्वत लेते हुए धरे गए लोकायुक्त के द्वारा। परंतु क्या वजह है कि इन भ्रष्ट कर्मचारियों पर जब ये रिश्वत लेते हुए पकड़ाते हैं, उसके बाद शासन और प्रशासन के द्वारा कोई अधिक कार्रवाई नहीं की जाती। और कई बार तो ये देखने में आता है कि जो भ्रष्ट अधिकारी जो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, उन्हीं को बहाल कर दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार से, क्या इसीलिए जनता ने आपको कुर्सी दी थी? क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश के रहवासियों पे माफिया राज लागू कर दे और इस तरह से खुलेआम सरकारी तंत्र की लूट मच जाए, जिससे आम आदमी तो पीड़ित हो ही रहा है, साथ ही उसको इंसाफ की गुहार लगाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो मोहन यादव जी कृपया कार्रवाई कीजिए, सचेत होइए और अपने इन बेलगाम प्रशासन पे लगाम कसिए। हाल ही में इंदौर नगर निगम के अंदर 11 करोड़ का एक और घोटाला सामने आया। आप इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो थोड़ा लगाम कसिए अपने भ्रष्ट तंत्र के ऊपर। नरेंद्र मोदी जी कई मंचों से कहते हैं कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार का ऐसा काला धुआं फेंक रही है, जिससे पूरा मध्य प्रदेश कलंकित हो रहा है। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मिशन वात्सल्य के तहत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस बैठक में मिशन वात्सल्य योजना के तहत महिला एवं बाल विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भिक्षावृत्ति में बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रयास किए जाएं। इसके कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा पर जोर दिया गया है। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बच्चों के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, जो बाल संरक्षण समिति है उसकी बैठक आयोजित की गई थी और उसमें जितने भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो शासकीय हों या प्राइवेट हो, जिनमें बच्चे रहते हैं, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। विगत दिवस में CSR से हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ के काम ऐसी सभी संस्थाओं में कराए हैं, जिनको आगे जारी रखा जाएगा। और 2-3 अन्य भी हमारे पास में सुझाव आए हैं जो कार्य कराए जा सकते हैं, उनको भी भविष्य में कराया जाएगा। कुछ अन्य जो समस्याएं हैं, कुछ मेडिकल बोर्ड से संबंधित, मेडिकल बोर्ड में जो पेरेंट्स हैं जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, अगर उनको एक बार उनका मेडिकल परीक्षण हो जाएगा तो उनका जो बच्चा है जो भी हमारे पास में है वो लीगल फ्री हो सकता है, जिसको बाद में एडॉप्शन के लिए दिया जा सकता है। तो उसके लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड भी लगाया जाएगा। एक ये भी चीज़ संज्ञान में आई है कि जो बच्चे कुछ अनाथ हैं, जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, जो आश्रम में नहीं रह सकते हैं, उनमें कुछ बच्चियां भी हैं, 20-22 बच्चियां ऐसी हैं, तो उनके लिए भी आवास की समस्या है। तो इन सभी को हम लोग CSR के माध्यम से फ्लैट दिलवाने का काम करेंगे। जितने भी फ्लैट्स की आवश्यकता होगी, आपके माध्यम से मैं अपील भी करता हूं, अगर इस संबंध में कोई दंदाता आगे आना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। इसके अलावा अन्य जो मुद्दे चर्चा में आए हैं, सभी प्रोसीडिंग में नोट किए गए हैं। सारी संस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से चलें, कहीं पर कोई समस्या ना हो, और अगर शासकीय स्कीम में कहीं कोई कमी बेशी है तो हम लोग CSR के माध्यम से उसको पूरा कराएं। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, भोपाल की सेंट्रल जेल में ईद के मौके पर खुली मुलाकात पर रोक को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण बताते हुए सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा ने इसे सुरक्षा कारणों से लिया गया निर्णय बताया है। आपको बताते चले, जेल प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर बताया कि जेल में निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए इस बार खुली मुलाकात संभव नहीं हो पाएगी। हालांकि सामान्य मुलाकात जारी रहेगी। कांग्रेस प्रवक्ता हाफिज अब्बास का कहना है कि होली पर खुली मुलाकात की अनुमति दी गई थी, लेकिन ईद पर इसे रोकना गलत है। उन्होंने इसे माहौल खराब करने की साजिश करार दिया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कैदियों की सुरक्षा और जेल के नियमों के आधार पर ऐसे फैसले लिए जाते हैं। खुली मुलाकात रहती थी, हर साल आम मुलाकात रहती थी। माएँ बहनें अपने भाई पिता पति सबसे मिलते थे जाके वहाँ पे। होली पे भी खुली मुलाकात रही। अब जेल अधीक्षक महोदय ने ये एक वहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिया है कि सामान्य मुलाकात जारी रहेगी, लेकिन जो खुली मुलाकात है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? ये भेदभाव क्यों है?
जब हर त्योहार पे होती है तो ईद के दिन भी रहे। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था लगातार इस दिशा में मुस्तैदी के साथ काम करती है कि जेल के भीतर जो कैदी हैं वह किसी भी रूप में उनका कोई संकट न होने पाए, कोई कानून व्यवस्था के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो, और उस दृष्टि के साथ निर्णय लिए जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ईद के त्योहार पर सामान्यतः तो मुलाकात चलती ही है, लेकिन इसके लिए विशेष कोई मुलाकात पर प्रतिबंध इसलिए स्थापित किया गया है ताकि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कानून व्यवस्था से ऊपर जाकर ही वर्ग विशेष को लगातार तुष्ट करने का प्रयास करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के विषयों को पूरी तरीके से खारिज कर। आपको बताते चले, मालवीय नगर में अप्रैल से खुलने वाली शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध जताया गया। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। और स्थानीय लोगों ने पार्षद पप्पू विलास को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने बताया कि मालवीय नगर में 1 अप्रैल से खुलने वाली शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो गया है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में शराब की दुकान खुलने से माहौल खराब होगा और अपराध बढ़ सकते हैं। गुस्साए रहवासियों ने जिला प्रशासन और सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। स्थानीय पार्षद पप्पू विलास भी लोगों के समर्थन में आ गए हैं। रहवासियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा और उन्होंने भी जनता का समर्थन करते हुए सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। मालवीय नगर में शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, इंदौर पुलिस ने भावना सिंह हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ग्वालियर से 3 आरोपियों आशु यादव, मुकुल यादव और स्वस्ति राय को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी हत्या के बाद हिमाचल प्रदेश के कसौल में छिपे थे। पुलिस के अनुसार ऑनलाइन सट्टेबाजी और शराब पार्टी के दौरान हुए इस विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया। आपको बता दें पूरी खबर, जहां इंदौर पुलिस ने भावना सिंह हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल की है। हत्या के 3 आरोपी आशु यादव, मुकुल यादव और उनकी महिला मित्र स्वस्ति राय को ग्वालियर बाईपास से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन सट्टेबाजी में लिप्त थे और शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में भावना सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी हिमाचल प्रदेश के कसौल में छिप गए थे, लेकिन पुलिस की सटीक कार्रवाई से वे ग्वालियर भागने के दौरान दबोच लिए गए हैं। पुलिस ने इस केस में महालक्ष्मी नगर स्थित फ्लैट से 28 मोबाइल, लैपटॉप, 60 से अधिक बैंक खातों की पासबुक और 50 से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। इसके अलावा हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। एक महिला को गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से पुलिस के द्वारा तत्काल ही मामला पंजीबद्ध करके उसमें 302 धारा का इजाफा किया गया था। जिसके पश्चात में लगातार ही पुलिस की 3 से 4 टीमें सक्रिय थी इनके आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें इनिशियली एक व्यक्ति का नाम सामने आया था जिसका नाम आशु यादव था। बाद में तफ्तीश के दौरान में 2 अन्य व्यक्तियों के नाम क्लियर हुए, इनको लगातार पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही थी। काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेजेस, टेक्निकल सर्विलांस और अन्य मुखबिर सूचनाओं के माध्यम से जब इन लोगों को तलाश करने का प्रयास किया गया तो इनके जो पुश्तैनी घर थे, जो इनके जहाँ के रहने वाले थे, इन सभी जगह पर जाकर के पुलिस की टीम के द्वारा दबिश दी गई, जहाँ पर इनके कोई भी परिवार वाले नहीं मिले। सभी जगह से लोग फरार होने के पश्चात में उनकी तलाश लगातार जारी थी, जिसमें मुखबिर सूचना और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से जब इनकी जानकारी मिली तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग कसौल में जाकर छुपे हुए थे। और जब इनको न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि इनके खिलाफ में लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है और इनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, तो ये लोग वापस लौट करके नेपाल भागने के प्रयास में थे। जब पुलिस ने इनको दिल्ली और ग्वालियर के बीच में बाईपास में इनको एम्बुश करके इनको पकड़ा है और इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीनों के नाम है आशु यादव, उसका भाई है मुकुल यादव और एक महिला है जिसका नाम है स्वस्ति राय। इन तीनों को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश के दौरान में ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इनका सहयोग कर रहे थे भागने में, उनको भी उनकी भूमिका को देखते हुए इसमें आरोपी बनाने पर विचार किया जाएगा और उनके खिलाफ में भी वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ। शुक्रिया।